प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 8 अध्याय 1 के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पहला पाठ हम लोग परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। इसमें परिमेय संख्याओं के गुणधर्म और इससे संबंधित कुछ नियम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। अब आज हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग एवं व्यवकलन पर वितरकता। यहाँ पे सभी परिमेय संख्याओं a, b और c के लिए नियम ये होता है कि a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी और a इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक गुणनफल को, यानी कि a गुणे बी प्लस सी है, a गुणे बी माइनस सी है, एक गुणनफल को दो गुणनफलों के योग या अंतर के रूप में यहाँ विभक्त हुआ है। अब इस नियम का उपयोग हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 14 पे प्रयास कीजिए में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल कि 7/5 इंटू -3/12 और प्लस 7/5 इंटू 5/12। अब हमें यह जो वितरण नियम है, इस वितरण नियम का प्रयोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट बना दें। यह है आपका 7/5, ठीक है। अब इसमें ये वाला पक्ष दिया हुआ है, यानी कि 7/5 गुणे -3/12 धन 7/5 गुणे 5/12, यानी कि ये दो गुणनफलों के योग अथवा अंतर के रूप में हमको दिया हुआ है। तो इस रूप में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है। इसमें से हम इसको कॉमन ले लें तो 7/5 अंदर बचेगा -3/12 और धन 5/12। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो परिमेय संख्याएं हैं इनको सॉल्व करें तो ये बराबर हो जाएगा 7/5, यहाँ पे हो जाएगा 12 एलसीएम और फिर यहाँ -3 धन 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 7/5 गुणे 2/12। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 7/5 छक्के 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रयास कीजिए में दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, इसे भी हम देखें। दूसरा नंबर सवाल है कि 9/16 गुणे 4/12 प्लस 9/16 गुणे -3/9। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यह भी ये गुणनफल को, ये दो गुणनफलों के योग के अंतर के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों पदों में हम देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ 9/16 यहाँ भी है, 9/16 यहाँ भी है। तो इसको हम 9/16 कॉमन ले लेंगे। फिर अंदर क्या बचेगा 4/12 और प्लस -3/9। अब इसको काट के हम थोड़ा छोटा कर लें तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। फिर ये आ जाएगा 9/16
और ब्रैकेट के अंदर 1/3 और यहाँ पे प्लस माइनस 1/3। अब यहाँ पे इस परिमेय संख्या का ये ऋणात्मक मान है, तो हम ये जानते हैं कि ये दोनों का योगफल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 9/16 गुणे 0, ये बराबर 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ये पेज नंबर 14 पर ही उदाहरण नंबर 3 को देखें। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3 ये पेज 14 पे है। सवाल ये है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसमें पहला दिया हुआ है -7/19 और दूसरा नंबर है 21/112। अब थोड़ा सा याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है? अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई है a और इस परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान होगा -a, इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 0। तब हम ये कहेंगे कि इस a का योज्य प्रतिलोम कितना है? -a है। और फिर इस -a का योज्य प्रतिलोम कितना है? +a है। अब इसी नियम का यहाँ पे हम उपयोग करेंगे। तो पहले का सलूशन कि -7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? इसका ऋणात्मक मान यानी कि -7/19 होगा और ये बराबर कितना हो जाएगा? 7/19। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि -7/19 और +7/19 इन दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? -7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 7/19। ठीक इसी तरह से दूसरे नंबर को भी हम हल कर सकते हैं। यह है 21/112 का योज्य प्रतिलोम। तो ये कितना हो जाएगा? 21/112 का जो ऋणात्मक मान होगा यानी कि -21/112। क्यों? क्योंकि 21/112 धन -21/112 ये बराबर कितना होगा? 0। हमारा डिफिनीशन यही है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का योग 0 होता है तो पहली संख्या दूसरी का योज्य प्रतिलोम कहलाएगी और दूसरी पहली का योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -x बराबर x। अब इसमें पहला नंबर दिया हुआ है x बराबर 13/17, x बराबर 13/17 और दूसरा नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर है x बराबर
x बराबर -21/31। अब पहले को हम सॉल्व करें तो दिया है हमको, दिया है x बराबर 13/17। तो x बराबर 13/17 का योज्य प्रतिलोम यहाँ पे x है तो x का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -x होगा। तो -x का मतलब क्या हो जाएगा? -x बराबर आ जाएगा -13/17, क्योंकि x बराबर कितना है? 13/17 है। क्यों? क्योंकि 13/17 धन -13/17 ये बराबर कितना होगा? 0। अब यहाँ पे हमें समीका 13/17 धन -13/17 बराबर 0 यह बताती है कि -13/17 का योज्य प्रतिलोम कितना है? 13/17 है। योज्य प्रतिलोम बराबर 13/17। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -13/17 यानी कि इसका जो ऋणात्मक मान होगा, ऋणात्मक मान वो 13/17 के बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 13/17। अब यहाँ पे वैल्यू ऋण 13/17 के स्थान पर कितना है? ऋण x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऋण x बराबर 13/17। 13/17 बराबर x है, तो यहाँ पे x। अब हमको जो सत्यापित करने के लिए दिया गया था वो प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे वाले प्रॉब्लम को भी हम लोग करेंगे। तो दूसरे में x की वैल्यू क्या दी हुई है? दूसरे में x बराबर दिया हुआ है -21/31। तो x बराबर -21/31 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? x का कितना होगा? -x, और ये -x बराबर कितना होगा? x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये -x बराबर आ जाएगा 21/31। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे कारण, क्योंकि -21/31 और धन 21/31 बराबर कितना होगा? 0। अब यहाँ पे समीका -21/31 धन 21/31 बराबर 0 हमें क्या बताती है? ये कि 21/31 का योज्य प्रतिलोम कितना है? -21/31। -21/31। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 21/31 का जो ऋणात्मक मान है वो किसके बराबर होगा? -21/31 की। अब यहाँ पे 21/31 बराबर कितना है? -x, तो ये हो जाएगा -x, और -21/31 बराबर कितना है? x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। और ये भी प्रॉब्लम हमारा प्रूफ हो गया। फिर से एक बार देखिए,
यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है -21/31। तो x बराबर -21/31 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? ये x है तो x का कितना होगा? ऋणात्मक होगा। x का ऋणात्मक यानी कि ऋण x होगा। और ऋण x ये बराबर कितना होगा? अगर यहाँ पे हम माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 21/31। अब कैसे क्यों होगा? अब यहाँ पे देखें, -21/31 और 21/31 दोनों को जोड़ें तो इसका जोड़ क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -21/31 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 21/31। अब यह जो समीकरण है -21/31 धन 21/31 बराबर 0, ये दर्शाती है कि यह 21/31 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -21/31 होगा। यानी कि माइनस ये 21/31 का जो ऋणात्मक मान होगा वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमको दी हुई है 21/31 कितना है? 21/31, 21/31 बराबर -x, तो इसके स्थान पर -x लिख दिया। और -21/31 बराबर कितना है? x, तो इसके स्थान पर x लिख दिया। और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद से अगले उदाहरण पर हम चलते हैं। अगला उदाहरण है कि ज्ञात कीजिए, ये उदाहरण नंबर 5, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणे -3/7 ऋण 1/14 -3/7 गुणे 3/5। अब देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम को अलग थलग कर दिया है। यहाँ पे ये 2/5 गुणे -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5। अब इसमें कितने पद हो गए? 1, 2 और 3 पद हो गए। अब यदि यह पहला वाला पद और अंतिम वाला पद अगर हम एक पास कर दें तो यहाँ पे देखें, ये 2/5 है। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2/5 गुणे ऋण 3/7 है और यहाँ पर भी क्या है? 3/7 है। दोनों जगह 3/7 है। तो अगर इन दोनों को एक साथ हम कर दें तो वितरण का नियम अप्लाई हो जाएगा। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे हम क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करेंगे। तो क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करेंगे तो फिर ये कितना होगा? 2/5 गुणे -3/7 और फिर ये हो जाएगा -3/7 गुणे 3/5 और ये इसके स्थान पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/4। अब यहाँ पे कौन सा नियम का हमने प्रयोग किया? क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता से। इस नियम के द्वारा हमने यहाँ पे इतना लिखा। अब फिर इसको थोड़ा सा और हम व्यवस्थित कर लें। यहाँ पे ये 2/5 गुणे -3/7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 गुणे -3/7 और इसको प्लस लिख करके यहाँ पे -3/7 गुणे 3/5 ऋण 1/14। यहाँ पे ऋण में धन का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब इन दोनों पदों में ऋण 3/7 यहाँ भी है, ऋण 3/7 यहाँ भी है, यानी कि इस पूरे वाले पोर्शन में हम वितरण नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे -3/7 हम क्या करेंगे?
कॉमन ले लेंगे तो फिर अंदर क्या बचेगा, 2/5 धन 3/5 ये चीज़ होगा, और फिर यहाँ पे 1/14। अब यहाँ पे हम नियम लिख देंगे। क्यों हमने ऐसा लिखा है, किस नियम के द्वारा, तो वितरकता से, वितरण नियम के द्वारा, वितरकता से। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ लें तो -3/7, यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/5 -1/14। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -3/7 और -1/14। अब 7 और 14 का एलसीएम 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, -6 और 14 एकम 14, यहाँ माइनस होगा, 1 हो जाएगा, तो -6 ये बराबर हो जाएगा -6 और -1 -7/14, और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये बराबर -1/2, ये हमारा आंसर होगा। तो आपके बुक की जो एग्जाम्पल्स थे, सॉल्व एग्जाम्पल, वो समाप्त हो गए। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली पर आ गए हैं। ये प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला सवाल दिया हुआ है -2/3 गुणे 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणे 1/6। अभी हम लोगों ने उदाहरण देखा था इस तरह का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी 3 पदों में है। अगर इसको और इसको एक साथ हम कर लें तो वितरण नियम को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब इसको यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे हम ले आए तो हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, क्रम विनिमय नियम लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -2/3 गुणे 3/5 -3/5 गुणे 1/6, और फिर ये हो जाएगा +5/2। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता से। ठीक है, अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, दोनों पदों में कॉमन यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, तो 3/5 को हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -2/3, और फिर यहाँ पे होगा -1/6, और फिर ये हो जाएगा +5/2। अब ये बराबर होगा 3/5, यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -4 होगा, 6 1 6 -1, और ये हो जाएगा धन 5/2। फिर ये बराबर होगा 3/5, और ऋण 4 और ऋण 1 मिल करके ऋण 5 हो जाएगा /6, और धन 5/2। अब यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ऋण 1 बचेगा, ऋण 1 में 3 का गुणा, अच्छा 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ 1 बचेगा।
तो ऋण 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 1/2 और यहाँ पे 5/2। अब दोनों का हर बराबर है, 5 में से 1 घटेगा 4, तो ये 4/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, आंसर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। दूसरा पार्ट इसका यह है कि 2/5 गुणे -3/7 ऋण 1/6 गुणे 3/2 धन 1/14 गुणे 2/5। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसको साथ में हम लेते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई परिमेय संख्या। लेकिन इसको और इसको एक साथ में लें तो यहाँ देखिए 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है। तो अब इसको इसके साथ ले आने के लिए हमको पहले क्रम विनिमय नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 गुणे -3/7 और ये वाला यहाँ आएगा तो +1/14 गुणे 2/5 और फिर -1/6 गुणे 3/2। यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमयता से। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम फिर वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो 2/5 को हम बाहर ले लेंगे, बचेगा कितना -3/7 और धन 1/14 और फिर माइनस, इसको हम सॉल्व कर दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर ये बराबर होगा 2/5 और यहाँ 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14। 7 से भाग करें, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, -6 होगा और प्लस 14 एकम 14, 1 आएगा और फिर -1/4। अब -6 और +1 मिल करके कितना हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा -5/14 और -1/4। अब यहाँ ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ -1 बचेगा और 2 सत्ते 14, तो ऊपर कितना हुआ -1 और नीचे हुआ 7 और फिर 1/4। अब 7 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 28 हो जाएगा। 7 चौको 28, 4 एकम 4, -4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, -7 हो गया। 7 और 4 कितना होगा 11, यानी कि -11/28 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। के योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला है 2/8। अभी हम लोग उदाहरण में भी किए हैं और मैंने बताया भी था कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसका जो ऋणात्मक मान होगा वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा, क्योंकि दोनों का योगफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए।
तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -2/8। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2/8 धन -2/8 बराबर 0। ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। फिर दूसरा नंबर है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा, क्योंकि 5/9 और -5/9 का योगफल कितना होगा? 0। तो ये हो जाएगा 5/9। यहाँ पे कारण दे देंगे, क्योंकि -5/9 धन 5/9 बराबर 0। तीसरा सवाल है कि -6/-5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का अगर ऊपर नीचे गुणा करें तो ये हो जाएगा 6/5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ये कितना होगा? ये क्या है? धनात्मक है, तो ये बराबर हो जाएगा -6/5, क्योंकि 6/5 धन -6/5 बराबर कितना होगा? 0। फिर इसी तरह से चौथा नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2/-9, तो इसको हम माइनस का ऊपर नीचे गुणा करें तो ये हो जाएगा -2/9। तो -2/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक है, तो योज्य प्रतिलोम कितना होगा? धन 2/9। 2/9 क्यों होगा? क्योंकि ऋण 2/9 धन 2/9 बराबर 0। फिर पांचवा दे रहा है कि 19/6, इसको यहाँ पे हर को हम धनात्मक बनाएंगे, तो ऋण का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा ऋण 9/6 का योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पे ये ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, यानी कि 19/6 क्यों होगा? क्योंकि -19/6 धन 19/6 बराबर 0। तो अब ये हमारा दूसरा नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर सवाल है पहला x बराबर 11/15 और दूसरा नंबर है x बराबर -13/17। x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x बराबर x। इस तरह का सवाल अभी हम लोग उदाहरण नंबर 4 में पढ़े हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये पहला नंबर दिया है क्या चीज़? x बराबर 11/15। तो x बराबर 11/15 का
योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पे यक्स है तो यक्स का कितना होगा -x, ये बराबर हो जाएगा -11/15 क्योंकि 11/15 धन -11/15 बराबर कितना होगा 0। अब समीका का मतलब ये 11/15 धन -11/15 बराबर 0 हमें क्या बता रही है कि 11/15 का योज्य प्रतिलोम -11/15 है और -11/15 का -11/15 का योज्य प्रतिलोम ये बराबर है कितना 11/15। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -11/15 की जो ऋणात्मक वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 11/15 के बराबर होगी। अब यहाँ पे -11/15 कितना के बराबर है -x, तो यहाँ हो जाएगा -x और 11/15 कितना है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा नंबर दिया हुआ है, x बराबर -13/17। x बराबर -13/17, तो x बराबर -13/17 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा x का -x हो जाएगा और ये बराबर कितना होगा 13/17 क्यों होगा? क्योंकि -13/17 धन 13/17 बराबर 0 हो जाएगा। अब समीका -13/17 धन 13/17 बराबर 0 यह दर्शाती है कि 13/17 का योज्य प्रतिलोम कितना है? योज्य प्रतिलोम -13/17 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ -13/17 का योज्य प्रतिलोम -13/17। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऋणात्मक मान होगा, इसका ऋणात्मक मान यानी कि 13/17 की जो का ऋणात्मक मान किसके बराबर होगा? ये होगा -13/17। अब यहाँ पे 13/17 किसके बराबर है? x के बराबर है, तो ये हो जाएगा 13/17 के स्थान पर x लिखेंगे तो x हो जाएगा और 13/17 किसके बराबर है? x के, तो
तो ये x के बराबर हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। अब चौथे सवाल पर हम चलते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर दिया हुआ है -13। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा एक बार और हम रिवीजन कर लें। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? अगर दो परिमेय संख्याओं को हम गुणा करें और उनका गुणनफल 1 के बराबर आता है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे -13 है तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होगा 1/-13। क्यों? क्योंकि -13 गुणे 1/-13 ये बराबर 1। पहला सवाल सॉल्व हो गया। फिर दूसरा नंबर है कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? ये बराबर हो जाएगा 19/-13। क्योंकि -13/19 गुणे ये -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम -19/-13 होगा और इसका गुणनफल कितना आ जाएगा? बराबर 1। इसी तरह से तीसरे सवाल को हम करेंगे। तीसरा नंबर है 1/5। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा 5/1 यानी कि 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/5 गुणे 5 बराबर 1। ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर है -5/8 गुणे -3/7। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन, 5 तिहाई 15 और 8 सते 56 इतना हो जाएगा। तो का गुणात्मक प्रतिलोम इसी का उलट हो जाएगा 56/15, क्योंकि 15/56 गुणे 56/15 बराबर 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद पांचवा सवाल है कि -1 गुणे -2/5। इसको सॉल्व कर ले हम तो ये हो जाएगा 2/5
तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ये बराबर हो जाएगा 5/2। क्यों? क्योंकि 2/5 गुणे 5/2 बराबर 1। और लास्ट सवाल है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 में किसका गुणा करें? -1 में -1 का ही गुणा करेंगे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि -1 गुणे -1 बराबर 1। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।